चलिए शुरू करते हैं आज की डेली की करंट अफेयर्स। तो आज है 20 फरवरी। शुरू करते हैं आज की न्यूज़ टुडे विजन का हिंदी में। चलिए, तो पहली न्यूज़ क्या है कि प्राक्कलन समिति ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपरेल, जिसको हम पीएम मित्र पार्क योजना कहते हैं, और रुग्ण पड़ी यानी जो क्या बोलते हैं वस्त्र इकाइयाँ हैं जो मतलब कि पड़ी हुई है, बीमार पड़ी हुई है, मतलब बीमार का मतलब है बंद पड़ी हुई है, उन पीएसयू के पुनरुद्धार के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो हम पहले देखते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में। तो जो भारत का वस्त्र उद्योग है देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और इसका जीडीपी में योगदान लगभग 1% का है। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री हमारे जीडीपी में 1% का योगदान देती है। यह उद्योग देश के कुल निर्यात में 15% से अधिक का योगदान करता है और 45 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। दुनिया में वस्त्र और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत ही है। ठीक है, और 2030 तक 2050 अरब डॉलर के वस्त्र उत्पादन और 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई 250 अरब डॉलर का तो हम उत्पादन कर लेंगे और 100 अरब डॉलर का निर्यात कर देंगे। ठीक है, अब इसके सामने क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौतियां तो यही है कि जो बांग्लादेश है, चीन है, ठीक है, तुर्की है, जो ऐसे देश हैं ये सस्ते आयात मतलब सस्ती चीज़ें बेचते हैं, तो अब इनसे प्रतिस्पर्धा करना। दूसरा है भारत का वस्त्र उद्योग बिखरा हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु में बुने हुए कपड़ों को गुजरात में संसाधित किया जाता है, परिधान निर्माण का काम बेंगलुरु में किया जाता है। अब सोचो कहाँ तमिलनाडु है, कहाँ गुजरात है। ठीक है, तो मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है उन चीज़ों से। तो ये हमें इसको सही करना होगा। अगला क्या है, उच्च इनपुट लागत है, ऋण प्राप्ति में कठिनाइयाँ हैं, निर्यात में भी गिरावट है। अन्य चुनौतियाँ जैसे आधुनिकीकरण नहीं करना, पुरानी तकनीकें अपनाना, अकुशल श्रमिक, खराब उत्पादकता, जो आप लोग हर एक में यूज कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट ने क्या क्या बोला है हमारे पास में मेंस में डाटा यूज करने के लिए रहेगा वैसे, कि भारत वस्त्र उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक कहीं भी आए हर एक के लिए नीति बना दो। व्यापक राष्ट्रीय वस्त्र नीति तैयार करनी चाहिए। रुग्ण वस्त्र इकाइयों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। बंद और रुग्ण पड़े वस्त्र उपक्रमों के पुनरुद्धार प्रयासों में निजी निवेश को शामिल किया जाना चाहिए। ये कार्य संभावित रूप से पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के माध्यम से किया जाना चाहिए। वस्त्र उद्योग की अलग अलग गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए पीएम मित्र पार्क के दायरे से परे पावरलूम क्षेत्र को वर्टिकल रूप में एकीकरण, तो वही मतलब ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट लगे आपको। चलिए अगला देखते हैं, वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहले शुरू की गई है। एक तो वही पीएम मित्र पार्क योजना, जो भारत को वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाती है, व्यापक निवेश आकर्षित करती है। ठीक है, और अगली एक योजना है संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, ATUFS। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी उन्नयन पे काम करती है। वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना समर्थ, तो जो समर्थ है ये भी कुशल कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए दूसरी न्यूज की हम बात करते हैं। दूसरी न्यूज भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2024-25-26 व 2025-26 के लिए रबड़ क्षेत्र हेतु वित्तीय सहायता में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो रबड़, तो इसमें हमें मेनली फोकस किस पे करना है, रबड़ के ऊपर। चलिए तो रबड़ की बात करते हैं। यह वित्तीय आवंटन प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास योजना के तहत किया गया है। MOCI के अधीन रबड़ द्वारा चलाई गई रही है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो रबड़ बोर्ड है उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। आपको याद होगा तो एक बार उन्होंने चाय बोर्ड के बारे में बोर्ड पूछ रखा है UPSC ने। ठीक है, तो रबड़ बोर्ड को भी अच्छे से कर लेना। यह योजना निम्नलिखित तरीके से प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करती है। एक तो रबड़ की बागवानी क्षेत्र का विस्तार करना, पूर्वोत्तर भारत सहित ऐसे क्षेत्रों में रबड़ की खेती बढ़ावा देना जहां पहले इसकी खेती नहीं हो रही है। रबड़ की खेती के लिए प्रौद्योगिकी की विकास करना, तो आयात पर निर्भरता कम होगी, वो चीजें तो ठीक है ही सही। ठीक है, चलिए अब ये योजना क्या कहती है कि इसमें जो 2024-25 2025-26 के लिए सहायता प्रदान करेगा, रबड़ उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए 250 रबड़ उत्पादक सोसाइटी का गठन करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरतला, गुवाहाटी, नागालैंड में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रबड़ प्रशिक्षण संस्थान के 3 नोडल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण में MSME को बढ़ावा देंगे। रबड़ शीट्स की गुणवत्ता बढ़ाना, 18 ग्रुप पैसिंग सेंटर स्थापित करना, अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रबड़ क्लोन तैयार करना, कि भाई अगर यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है तो उसके लिए वैसा रबड़ उड़ाना। ठीक है, भारत रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तो अपन तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और चौथे सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कहाँ कहाँ पर होता है ये, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो जनरली देखोगे तो नीचे के तीनों आ जाएंगे इसमें, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, आंध्रा नहीं है इसमें, ध्यान रखना आंध्रा नहीं है इसमें। त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो 3+3। चलिए
विश्व के रबड़ उत्पादक देशों में देखेंगे तो हम थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, फिलीपींस। ठीक है, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, फिलीपींस, कुल मिलाकर के ईस्ट एशिया के ही देश है, साउथ ईस्ट। प्राकृतिक रबड़ इसके पेड़ों से प्राप्त होता है, इसे पॉलीमर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अगर किसी ने 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो। हेविया ब्रांसिलिस मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र का पेड़ है। चलिए, रबड़ के लिए बात करें तो रबड़ के लिए जो वृक्षारोपण के लिए जो आदर्श स्थितियां हैं, एक तो है लेटराइट मिट्टी, अधिकतम ढलान वाली और बेहतर जल निकासी वाली भूमि, 2000 से 4500 mm की वार्षिक वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु, 80% सापेक्ष आर्द्रता के समान, 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान। तो अच्छी बारिश भी चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए और लेटराइट मिट्टी चाहिए, ध्यान रखना। शुरू क्या क्या किया गया है, रबड़ बोर्ड का गठन किया गया था कब, रबड़ अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, एक ये वैधानिक संस्था है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रबड़ संस्थान इन रोड बनाया गया है, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 बनाई गई थी। तो ये अच्छा टॉपिक था, क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। और ये ध्यान रख लेना भाई कि रबड़ अधिनियम कब आया था, 1947, देश आजाद होते रबड़ अधिनियम आ गया था। जल जीवन मिशन, व्यवहार परिवर्तन संचार नीति रणनीति जारी की गई। तो अगर हम बात करें तो जेजेएम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो व्यवहार परिवर्तन कैसे होगा भाई, व्यवहार परिवर्तन तो ऐसे होगा, मीडिया सहभागिता और डिजिटल रणनीति, समर्थन और संचार, समुदायों को जोड़ना, सामाजिक व्यवहार और परिवर्तन संचार। तो ये तो हो गई अभी की न्यूज। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। 2019 में शुरू किया गया था, 2024 तक हर घर से नल पहुंचाना, यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू अवस्था में घरेलू नल कलेक्शन। देखो चालू अवस्था में लिखा है, ध्यान रखना ना। चलो, ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर, जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, विकेंद्रीकृत, मांग आधारित और समुदाय द्वारा प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर पानी समिति, ग्राम जल समिति, स्वच्छता समिति की स्थापना, आओ नदी को जाने, यूथ मोबाइलाइजेशन राजस्थान जैसी पहले भी इसमें शुरू की गई है। वित्त का साझेदारी पैटर्न क्या है, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 और अन्य सभी 50-50 है। जनरली हम रेशियो क्या देखते हैं, 60-40 का, लेकिन यहां ध्यान रखना जल जीवन मिशन में रेशियो क्या है, 50-50 है। प्रमुख उपलब्धि क्या है, तो एक तो 2024 की स्थिति के अनुसार कुल 19.14 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को में से 74.23% को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है। 2019 में अनुपात केवल 17% था, तो 17 से 74 पर आ गया, अचीवमेंट तो है। 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% नल से कनेक्टिविटी, जैसे कि गोवा हो गया, पंजाब हो गया। 1112 आकांक्षी जिले जो हैं उनमें क्या बोलते हैं, 9 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इधर क्या था, एक सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो जल जीवन मिशन के अनुरूप हमें एसडीजी क्या होगा, संधारणीयता मिलेगी, वहनीयता मिलेगी, गुणवत्ता मिलेगी, समता और समावेशिता मिलेगी, विश्वसनीयता होगी, पर्याप्त मात्रा में जल होगा। तो गति और विस्तार की दृष्टि से संभवतः एसडीजी 6 लक्ष्य की समय पूर्व प्राप्ति के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। चलिए, तो जल की प्राप्ति के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत के 9 वर्ष पूरे हुए। तो जो 2015 में शुरू करी थी हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा की जांच के लिए, वो अब उसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या उसने किया है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता करने पर केंद्रित है। ये योजना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन आईएनएम को बढ़ावा देती है। तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, तो आईएनएम में है मृदा के स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए रासायनिक उर्वरकों सहित द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्वों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही जैविक खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के रूप में इसको शामिल किया गया था। चलिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो ये योजना है, ये कार्ड प्रत्येक किसान को उसकी जोत वाली मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। साथ ही किसानों को यह भी जानकारी देता है कि कितनी मात्रा में उर्वरक का छिड़ाव करना चाहिए। मृदा में सुधार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने का सुझाव देता है। लंबे समय तक मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, 12 मापदंड होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसमें मैक्रो पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, भौतिक मापदंड हो गए। 3 साल में एक बार मृदा कार्ड प्रदान किया जाता है। उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करता है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभाग के माध्यम से लागू किया जाता है। जीआईएस के साथ एकीकरण, ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण कार्यशालाएं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट वेट याद रख लेना।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसे 2007-8 में शुरू किया गया था। कृषि और संबंध क्षेत्रों का समावेशी और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए ये ध्यान रखना है केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और इसको कैफ्टेरिया योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है 2022-23 में। कृषि और किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं का विलय किया गया है, जैसे वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ऐसी बहुत सारी का। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। CDSCO ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सैंपलिंग के लिए विनियामक दिशा निर्देश अधिसूचित किए। तो क्या है ये? तो जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, ये बहुत न्यूज में आया है रिसेंटली इन करंट अफेयर्स में, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने इसके बारे में, नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना है। इसमें केंद्र और राज्य के दवा विनियामक प्राधिकरणों के तहत नियुक्त ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग सैंपलिंग का एक जैसा तरीका अपनाने को कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या है? औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 और 23 में दवाइयों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सैंपलिंग एकीकृत करने की प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। यही काम ड्रग इंस्पेक्टर को नियमित रूप से करना होता है, ठीक है। मुख्य दिशा निर्देश क्या है इसमें? तो निम्न गुणवत्ता मानक वाली या नकली दवाएं बेचने वाले का एक केंद्रीय डाटाबेस तैयार करना होगा। प्रत्येक ड्रग इंस्पेक्टर को अपने नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से मासिक और वार्षिक आधार पर सैंपलिंग लेने की योजना, ठीक है। तो यही है इसमें। तो आवश्यकता क्या है? तो दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं प्रकट की जा रही है। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में जहरीली दवा से हुई बच्चों की मौत के लिए भारतीय कफ सिरप को जिम्मेदार ठहरा गया। ब्रांड का चयन सही से नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर के से रिलेटेड कुछ है। लेने तो ब्रांड की जगह अपने व्यक्तिगत जानकारी के साथ रैंडम आधार चुनते हैं। सैंपल में सभी क्षेत्रों और ब्रांड्स को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। अगर हम बात करें औषधि क्षेत्र के विनियमन के लिए, तो एक एक्ट आया था, औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा औषधि प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत औषधि क्षेत्र का विनियमन किया जाता है। और ये जो 1940 का एक्ट था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत CDSCO का गठन का प्रावधान किया गया था। और CDSCO को भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करने का, इसका जो प्रमुख है वो भारत का औषधि महानियंत्रक होता है। रक्त और रक्त उत्पादों, वैक्सीन जैसे दवा की निर्धारित श्रेणियों के लिए आदि के लिए लाइसेंस की मंजूरी यही देता है। लास्ट बड़ी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को TN गोदावरमन तिरुमुलपाद निर्णय द्वारा निर्धारित वन की परिभाषा के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। तो भाई क्या हुआ था, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक अंतिम आदेश, तो अभी वन संरक्षण अधिनियम आया था 2023 का, तो उस पर अभी एक ऑर्डर आया है, तो देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। तो 2023 में क्या बोलते हैं, इसमें 1980 का जो एक्ट था उसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। 1980 में क्या हुआ था, में वनों को गैर आरक्षित करने या वन भूमि के वन से इतर किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अब अंतरिम आदेश में अभी क्या बोला है उन्होंने, तो कि TM गोदावरमन तिरुमुलापाद में वन की जो परिभाषा है उसको मानना होगा। और वन की परिभाषा क्या थी उसमें, कि FC अधिनियम 2023 के तहत जरिए गैर अभिलेखित वनों को, मतलब जो क्या बोलते हैं नॉन रिकॉर्डेड हैं, उनको क्या बोलते हैं वन की श्रेणी से बाहर कर दिया था। और ऐसा करने से एक बड़ा से एरिया क्या बोलते हैं संरक्षण के दर्जे से बाहर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय जो वन अधिनियम ने 1926 या 1980 उसके रूप में जो वन दर्ज भूमि है उसके बारे में ये आया था, ठीक है। जैसे कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, जैसे 10 हेक्टेयर की वन तक की भूमि, ठीक है। किसी भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा वन भूमि पर चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना शीर्ष न्यायालय की अंतिम मंजूरी के बिना नहीं की जा सकेगी, ऐसा भी बोला है। FC अधिनियम 2023 में इको टूरिज्म सुविधाओं, सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस आदि के साथ साथ चिड़ियाघरों या सफारी को गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर किया गया है। इसका अर्थ है कि सुविधाएं वन परियोजनाएं मानी जाएंगी। TM गोदावरमन में केस में क्या था, तो 1996 तक प्राधिकारी 1980 के अधिनियम के प्रावधानों को केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित वनों पर ही लागू करते थे। वन में शामिल है किसी भी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज वे सभी क्षेत्र जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन की शब्दकोशीय परिभाषा में शामिल किए गए हैं या सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति द्वारा वन के रूप में पहचाने गए हैं। अब बात करते हैं अपन न्यूज इन शॉर्ट्स की। चलिए, तो अगर हम पहले न्यूज इन शॉर्ट्स देखें तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग, तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग क्या है, यूनिस्केप ने एशिया और प्रशांत में SDG प्रगति रिपोर्ट
शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य से 32 साल पीछे। मतलब अगर हम चाहें भी तो क्या बोलते हैं, अगर हम ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो हमें कब होंगे लक्ष्य प्राप्त? 2062 में। यूनेस्केप क्या है, तो 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के रूप में इसे स्थापित किया गया था। बाद में ये इसे बन गया। संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोग जो है उनमें से एक इसको माना जाता है। सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की खोज करना। भारत सहित 53 9 सदस्य हैं और 9 एसोसिएट सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? बैंकॉक थाईलैंड में है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बस ये संगठन का नाम याद रख लेना। नीम का वृक्ष एजाडिरेक्टा इंडिका एस। हाल ही में नीम समिट का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR कृषि वानिकी अनुसंधान सहयोग से किया गया। नीम वृक्ष की बात करें तो भारत की एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक प्रजाति है। शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगती है। 49 डिग्री सेल्सियस तक का उच्च तापमान सहन कर सकती है। सदाबहार वृक्ष शुष्क वनों क्षेत्रों में पर्णपाती होती है। औषधीय गुणों से समृद्ध अत्यधिक प्रभावकारी वृक्ष है। ठीक है। प्राकृतिक एयर फिल्टर के रूप में भी काम करता है। मच्छरों को इनको दूर भगाने के रूप में भी काम करता है। उर्वरक में नीम लेपित यूरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो बहुत सारा काम ये करता है। अच्छी फसल है कहने का मतलब। PM ऊषा, तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ऊषा से भाई उससे मत चले जाना कि भाई ये इलाज विलास है, ऊषा पढ़ने से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 740 करोड़ रुपए मिले। यूपी को 740 करोड़ रुपए। ये किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त ये सबसे अधिक राशि है। तो इसके अनुसार ये राशि है क्या, ये देखते हैं अपन। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को, तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना थी उसको PM ऊषा योजना नाम दिया गया था। योजना का प्रकार क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप संस्थानों का संचालन सुनिश्चित करती है। गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क के रूप में प्रत्यायन की शर्त को अपनाती है। निकल के बारे में बात करते हैं। तो ये निकल वो नहीं है जो आप लोग बोलते रहते हो, ये निकल अलग है। तो ये निकल में वैश्विक कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इंडोनेशिया खदानों में चीन के निवेश के कारण बताया जा रहा है। चमकदार और चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है। भूप्रटी में पाया जाने वाला 5वां सबसे आम तत्व है। गलनांक 14,530 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध निकेल इसके ऑक्साइड्स के अपचयन या मॉन्ट प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुण या विशेषताएं क्या है इसकी? तो कम तापीय और विद्युत चालकता, संसारण, ऑक्साइडेशन के प्रति उच्च प्रतिरोध, उच्च तापमान पर उत्कृष्ट मजबूती आदि। स्टेनलेस स्टील उत्पादन, मिश्र धातु का निर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ETC में इसका यूज किया जाता है। भारत में उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड, कर्नाटक। याद है? उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड, कर्नाटक। ये याद करो। कर्नाटक हमने और भी जगह पढ़ा है अभी। किसके उत्पादन के लिए पढ़ा था? याद करो। रबड़ के उत्पादन के लिए। ठीक है, ध्यान आया? चलो। विश्व में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा है मिलन। ये क्या बोलते हैं? एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बस इतना सा ध्यान रख लेना। चलो अब लास्ट की न्यूज है। रीफ करंट्स क्या होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुदान द्वारा रीफ करंट्स की निगरानी करने एवं इसके बारे में पूर्वानुमान जारी करने का कार्य किया जाएगा। ये करंट्स वस्तुतः तट से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर प्रभावित होने वाला जल का तीव्र प्रवाह है। इन करंट्स की चौड़ाई 10 या 20 फीट तक संकरी हो सकती है। हालांकि वे चौड़ाई में 10 गुना तक बड़ी हो सकती है। तो ध्यान रखना, रीफ करंट्स क्या है? तट से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर प्रभावित होने वाले जल का तीव्र प्रवाह। तो तट से जब वापस खुले महासागर की ओर जाता है तो ये बात है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग, खाड़ी, पश्चिमी तटों के साथ ग्रेट लेक्स के तटों पर भी प्रभावित होता है। ग्रेट लेक्स का नाम तो बताया ना आप लोगों को। चलिए, जल निकाय में मौजूद लोगों को जल के अंदर नहीं खींचता है। होम्स, ह्यूरोन, ठीक है, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, और सबसे बड़े इनमें सुपीरियर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और मिशिगन ऐसी झील है जो ओनली USA में है। मिशन एस्पाइड्स। मिशन एस्पाइड्स क्या है? तो यूरोपीय संघ ने मिशन एस्पाइड्स की शुरुआत करी है। लो जी, क्वेश्चन बन गया। इस मिशन का लक्ष्य लाल सागर, रेड सी, लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की हूतियों विद्रोहियों से सुरक्षा करना है। तो मिशन एस्पाइड्स किसके लिए चलाया गया है? लाल सागर से गुजरने वाले हूती विद्रोहियों के लिए। किसने? यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ के अनुसार ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। तो नौवन की स्वतंत्रता का संरक्षण करना,
आसपास की समुद्री जहाज़ों को सुरक्षा देना, ये है बाब अल मंडेब और होर्मुज जलडमरू मध्य। तो बाब अल मंडेब तो जानते हो ना आप लोग, और होर्मुज जलडमरू मध्य, लाल सागर, अडन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, अरब की खाड़ी। तो यहाँ सब, अगर मैं एक मैप बनाऊँ ना, एक सेकंड, तो अगर मैं ठीक ठीक बना पाऊँ थोड़ा सा, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ से जो इंडिया वाला पार्ट है, ये इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है। अगर ये बताऊँ कि ये रेड सी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर है बाब अल मंडेब, और ये जो हम इधर जाते हैं पर्शियन गल्फ की तरफ, यहाँ पर आ जाएगी क्या बोलते हैं, हॉर्मुज की स्ट्रेट। और कौन से नाम थे इसमें, रेड सी जानते हो, अड़न की खाड़ी, ये बिल्कुल वहाँ पर है, रेड सी के वहाँ पर, इजराइल के पास में। ओमान की खाड़ी इधर पर्शियन गल्फ के पास में। अरब की खाड़ी तो आप लोग जानते ही हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग किया है। तो अब सीआरपीसी की धारा 41 क्या कहती है भाई, ये धारा किसी मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों को उस मामले से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने के संबंध में, तो किसी मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी को उस मामले से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने और उसके सामने पेश होने का निर्देश देती है, ठीक है। यदि संबंधित व्यक्ति नोटिस का पालन करता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि विशिष्ट कारण मौजूद न हो। अगर पुलिस अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे विशिष्ट कारण लिखित में दर्ज करना होगा कि भाई तुझे अरेस्ट ही करना है। अगर वो आ ही जा रहा है सिर्फ सीधा सीधा नोटिस भेजने पर, तो क्यों ही गिरफ्तार करना, और नहीं आ रहा है तो फिर देखो, संबंधित व्यक्ति को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाना या गिरफ्तारी के खतरे से दूर करना है। चलो अब हम देख लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों में कौन सा है आज का, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो जो पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर जनजातीय हिंसा हुई है। तो पपुआ न्यू गिनी देखोगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया होएगा यहाँ पर, और यहाँ पर है पपुआ न्यू गिनी, और इधर आपका ये क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया जाएगा इधर से। चलो बात करें इसकी, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप के पूर्वी हिस्से को शामिल करता है। इसमें बिस्मार्क द्वीप समूह, बोगनेवेल, बूका, सोलेमन द्वीप श्रृंखला के शाय और अन्य छोटे द्वीप शामिल हो जाते हैं। ये टोरस जलडमरू तक फैला हुआ है, ठीक है। ब्रंस के समीप यहाँ भूकंप और परिणाम स्वरूप सुनामी आते रहते हैं। और माउंट विलियम याद रख लेना, माउंट विलियम। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का।